हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज हमारा एनसीईआरटी 11th क्लास भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक का आज 6ठा अध्याय है, जिसका नाम है भू-आकृतिक कारक या फिर भू-आकृतिक स्थलाकृतियां। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। भू-आकृतिक कारक क्या है, भू-आकृतिक स्थलाकृतियां क्या होती है। तो सबसे पहले हम यही समझे कि भू-आकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमानी, समुद्री तरंगे, ये सभी है भू-आकृतिक कारक। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये धरातलीय स्थल रूप में परिवर्तन करते हैं। कौन कौन? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। कौन कौन? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ये धरातलीय स्थल रूप में परिवर्तन लाते हैं या फिर परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भू आकृति क्या होती है। तो छोटे मध्यम आकार के भूखंड को हम भू आकृति कहते हैं। एक तो छोटे और मध्यम आकार के भूखंड को भू आकृति कहते हैं। भूदृश्य, बहुत सी संबंधित आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है या भूदृश्य का निर्माण करती है, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। ठीक है, नोट लगा के भू आकृतियां बदलती रहती है क्योंकि जलवायु व वायुमंडलीय दशाएं इसमें परिवर्तन लाती है, इसलिए भू आकृतियां बदलती रहती है। स्थल रूप के विकास की अवस्थाओं की बात करें तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, 3 प्रकार की अवस्था हम बाद में पढ़ेंगे। प्रवाहित जल की बात करें तो आर्द्र प्रदेश जहां अत्यधिक वर्षा होती है वहां प्रवाहित जल एक महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। जो आर्द्र प्रदेश है वहां अत्यधिक वर्षा होती है, वहां पर प्रवाहित जल एक महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। ये धरातल के निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो रूप है, एक तो धरातल पर चादर के रूप में और एक रेखीय प्रवाह जिसमें नमी, सरिता और घाटी होती है। नोट लगा के याद रखना आप, तेज ढाल से बहती हुई नदियां निक्षेपण स्थल रूप भी बनाती हैं, लेकिन ये मध्यम व मंद ढालों की अपेक्षा कम व आकार में छोटी होती है। पर प्रवाहित जल का ढाल प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा निक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। जितना मंद प्रवाहित जल का ढाल होगा निक्षेपण भी उतना ही होगा। स्थलगत प्रवाह या परत चादरीय पर्दन की हम बात करें तो परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के कारण आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। स्थलगत प्रवाह के कारण छोटी व तंग सरिताएं बनती है। प्रवाहित जल की अब हम बात करें, नॉर्मली समझना है इन चीजों को, कोई ज्यादा खास नहीं है। प्रवाहित जल की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी कटाव या लंबवत अपर्दन अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी या फिर लंबवत कटाव अधिक होता है। मध्यम अवस्था की हम बात करें तो इसमें सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है। घाटियों के पार्श्व में अपर्दन अधिक होता है। जो घाटियां होती है उनके जो पार्श्व होते हैं उसमें दोनों तरफ जो ऊंचे ऊंचे पार्श्व होते हैं उसमें अपर्दन अधिक होता है। नोट लगा के याद रखना आप, यहाँ यत्र तत्र कुछ चट्टानी अवशेष दिखाई देते हैं जिन्हें मोनार्ड नोक कहते हैं। इंपोर्टेंट है, जो प्रवाहित जल है यहाँ पर यत्र तत्र कुछ चट्टानी अवशेष दिखाई देते हैं जिनको मोनार्ड नोक कहते हैं। प्रवाहित जो मानना कि जल बह रहा है वहां पर कुछ चट्टाने आपको दिखाई देती है, कुछ चट्टाने दिखाई देती है, उनको मोनार्ड नोक कहते हैं। तथा नदी अपर्दन से बने संप्रदाय मैदान को पेनिप्लेन कहते हैं। और जो नदी के द्वारा जो अपर्दन होता है उससे जो बने संप्रदाय मैदान होते हैं उसको पेनिप्लेन कहते हैं। ठीक है, अवस्थाओं की बात करें अब हम कि जो भू आकृतियां हैं उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक तो युवावस्था, वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अवस्थाओं की बात करें, युवा या तरुणावस्था। नदियां कम होती है इस अवस्था में। ये नदियां उथली व वी-आकार की घाटियां बनाती है, उथली होती है। बाढ़ के मैदान सकरे होते हैं, जल विभाजक चौड़े व समतल होते हैं। नदी विसर्प बनाती है, जहाँ कठोर चट्टानें पाई जाती है वहां सिप्रिकाएं विकसित होती है। नदी घाटियों का लंबवत कटाव होता है। ठीक है, नदी घाटियों का भी लंबवत कटाव होता है। इस तरह हमने युवावस्था या तरुणावस्था देख ली। हम 2 अवस्था और देखेंगे, इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा, हमने देखा कि भू आकृतिक जो कारक है उसमें जल, जो प्रवाहित जल है, भूमिगत जल है, वायु, हिमानी, समुद्री तरंगे, ये सभी भू आकृतिक कारकों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण ये धरातलीय स्थल रूप में परिवर्तन लाते हैं। भू आकृतिक छोटे से मध्यम आकार के भूखंड है। ये भू आकृतिक छोटे से मध्यम आकार के भूखंड है। भूदृश्य बहुत ही संबंधित
भूदृश्य बहुत ही संबंधित आकृति मिलकर भूदृश्य बनती है। मतलब भूदृश्य क्या होते हैं, तो बहुत सी संबंधित आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है या निर्माण करती है। जो भूतल में विस्तृत भाग है वो आकृतियां बदलती रहती है, क्योंकि जलवायु व वायुमंडलीय दशा इसमें परिवर्तन लाती है, इसलिए वो आकृतियां बदलती रहती है। स्थल रूप के विकास की अवस्था है, युवा, प्रौढ़, वर्धा। प्रवाहित जल की बात करें तो आंध्र प्रदेश जहां अत्यधिक वर्षा होती है वहां पर प्रवाहित जल एक महत्वपूर्ण भूआकृतिक कारक है। ये धरातल के निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। प्रवाहित जल दो रूप है प्रवाहित जल के, एक तो धरातल पर चादर के रूप में और एक रेखीय प्रवाह नमी, सरिता, घाटी के द्वारा। तेज ढाल से बहती हुई नदियां निक्षेपण या निक्षेपित रूप बना तेज ढाल से बहती हुई नदियां निक्षेपित स्थल रूप बनाती है, लेकिन ये मध्यम व मंद ढालों की अपेक्षा कम व आकार में छोटी होती है। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होता है निक्षेपण भी उतना ही अधिक होता है। स्थलगत प्रवाह की हम बात करें, परत चादरीय अपरदन की बात करें तो परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के कारण धरातल पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। स्थलगत प्रवाह के कारण छोटे व तंग सरिताएं बनती है। प्रवाहित जल की हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी कटाव या लंबवत अपरदन अधिक होता है। मध्यम अवस्था में यह सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है। घाटी के पार्श्व में अपरदन अधिक होता है। यहाँ यत्र तत्र कुछ चट्टानी अवशेष दिखाई देते हैं जिनको मोनार्ड नोक कहते हैं, तथा नदी अपरदन से बने नदी अपरदन से बने संप्रदाय मैदान को पेनिप्लेन कहते हैं। अवस्थाओं की बात करें तो हमने सबसे पहले युवा तरुण अवस्था की बात करी। नदियां कम होती है, ये नदियां उतली व व्याकार की घाटियां बनाती है। बाढ़ के मैदान सक्रिय होते हैं, जल विभाजक चौड़े व समतल होते हैं। नदी विसर्प बनाते हैं, जहाँ कठोर चट्टाने पाई जाती है वहां सिपरिकाएं विकसित होती है और नदी घाटियां का लंबवत कटाव होता है। इस प्रकार से हम दो अवस्था और पढ़ लेते हैं। ये हमने युवावस्था तरुणावस्था तो देख ली। लास्ट में हम दो अवस्थाओं की ओर बात कर रहे हैं। हमने तरुणावस्था पहले देख ली और हम बात करते हैं अब युवावस्था और तरुणावस्था हम देख चुके हैं। अब हम प्रौढ़ावस्था की बात करें तो इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। मुख्य नदी में सहायक नदियां आकर मिलती है, तभी तो जल की मात्रा अधिक होती है। और व्याकार की घाटियां गरी हो जाती है। बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। बाढ़ के मैदान क्यों पाएंगे? जल अधिक रहेगा, नदी अधिक रहेगी और नदी विसर्प बनाती है। इस अवस्था में आकार युवावस्था में निर्मित समतल व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं। जो अंतर नदीय दलदली क्षेत्र है वो लुप्त हो जाते हैं। नदी विभाजक स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जहां से नदी विभाजन हुई है। जल प्रपात व सिपरिकाएं लुप्त हो जाती है। अब लास्ट में हम वर्धावस्था की बात करें, छोटी सहायक नदियां कम हो जाती है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोकुर झील आदि का निर्माण करती है। क्या क्या बनाती है वर्धावस्था में? तो प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्प, गोकुर झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत व समतल होते हैं जिसमें दलदल व झीलें पाई जाती है। इसमें अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर व चौड़े ऊंचे होते हैं। अपरदन जो अपरदित स्थल रूप है उनको हम कल पढ़ेंगे नदी के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कुछ अवस्थाओं के बारे में देखा और जो भू आकृतिक जो दृश्य है या भू स्थला करते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है। नदियां मुख्य नदी में आकर मिलती है। नदियां वी आकार की घाटियां अधिक पाई जाती है। बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। नदियां विसर्प बनाती है। इस अवस्था में आकार युवावस्था में निर्मित समतल व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं। नव विभाजित स्पष्ट जो नदी विभाजक स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जलप्रपात व सिपरेखाएं लुप्त हो जाती है। वर्धावस्था की बात करें तो छोटी सहायक नदियां कम हो जाती है। मतलब नदियों का क्रम अवस्थाओं के अनुसार है। युवावस्था में अत्यधिक, फिर प्रौढ़ावस्था में कम, फिर वृद्धावस्था में फिर बिल्कुल कम। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम हो जाती है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोकुर झील आदि बनाती है। और विभाजक विस्तृत व समतल है जिसमें दलदल व झीलें पाई जाती है। और इसमें अधिकतर भूदृश्य समतल समुद्र तल के बराबर व चौड़े ऊंचे दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास कंप्लीट की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से इस प्रकार